नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना लेके आएंगे। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए हैं। आपके प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, समस्त परीक्षाओं में, उनका यहाँ समाधान आपको मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा प्रश्न, निम्न में किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो किसने कहा था? आपके ऑप्शन ए सुभाष कश्यप, बी जगमोहन रेड्डी, सी एन.ए. पालिकेवाल, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एन.ए. पालिकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र बोला था प्रस्तावना को। यह प्रश्न प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले मुझे जो है आपको प्रस्तावना जो है बता देना चाहिए था। सामान्यतः हर किसी को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तावना तो याद ही होना चाहिए। ना केवल तैयारी बल्कि अगर एक नागरिक होने के नाते भी आपको प्रस्तावना एटलीस्ट तैयार होनी चाहिए। प्रस्तावना आपको पूरी तरह याद होना चाहिए। तो चलिए, प्रस्तावना अगर आपको याद है तो आप कुछ ऐसे प्रश्न सामान्य बनते हैं जिनको बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या कहीं अगर आप बहुत उस पर अध्ययन नहीं किए तो भी आपको प्रश्न आराम से समझ आ जाने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग। प्रारंभ ही कहाँ से हो रहा है? हम भारत के लोग। तो प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत की जनता है। तो ये देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, मैं जहाँ पे कॉमा रहता है, जो शब्द महत्वपूर्ण, वहाँ रुक रुक के आगे बढ़ रहा हूँ। तो पहला मिला था हम, मतलब कौन? भारत के लोग। उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, इसका हिंदी तिथि भी पूछ लेता है तो आप ध्यान रखिए, उसमें है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये आपका जो है पूरा प्रस्तावना है जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब एक चीज़ यहाँ और देख लेना जरूरी है कि हमारे प्रस्तावना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। हमारे प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला हम देखेंगे संविधान का स्रोत। तो पहले ही शब्द में मिला था हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। उसके बाद दूसरा तत्व है संविधान का स्वरूप। स्वरूप क्या है संविधान का? तो इसमें आपको ये समझना जरूरी है, डिटेल में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। पहला आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही बना लिया जाए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ हुआ? मतलब भारत की प्रभुसत्ता उसके अपने लोगों में है, अपने सरकार में है। तो अगर इसको समझेंगे तो क्या भारत संप्रभु का अर्थ पहले समझ लीजिए। तो क्या है यहाँ? भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। और अगर साधारण भाषा में कहें तो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूरी तरह से यह स्वतंत्र है। तो इसलिए यह क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अगला आता है एक और तत्व इसमें, वो क्या है? वो है समाजवादी। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में से जोड़ा गया समाजवादी शब्द को। तो समाजवादी शब्द को हम समझेंगे कि
तो समाजवादी क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है, सोशलिस्ट एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं। सभी आयामों को शामिल किया जाता है, चाहे वो संपत्ति का हो या संसाधनों की समानता से संबंधित हो, या फिर समाज में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हो। तो यह सारा ये समाजवाद कहलाता है। हालांकि समाजवाद का दो रूप सामान्यतया मौजूद है, विश्व में देखने को मिलता है, जिसमें एक साम्यवाद है, वहाँ क्या रहता, सरकार का पूर्णतः नियंत्रण रहता है हर चीज़ पे। लेकिन हमारा समाजवाद कैसा है? हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारा समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक है, और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि इसमें निजी व्यक्तियों की भी भागीदारी होती है और सरकार की भी भागीदारी होती है। तो यह आपका क्या हुआ? एक समाजवादी शब्द से आपने अर्थ समझा इसका। अगला शब्द इस्तेमाल हुआ है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द अगला है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द समझ लेते हैं क्या है। तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या होता है? धर्म 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहले ही बता चुके 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें 1974 में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? कहा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, इसको यहाँ पे अनुच्छेद 25 से 28 तक का हवाला दिया गया, और इसमें कहा गया कि प्रत्येक धर्म को समान संरक्षण प्राप्त होगा और राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति कोई स्नेह या कोई लगाव नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है धर्म और राजनीति का अलगाव, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य यह हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला शब्द आपका क्या आता है? अगला शब्द आता है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक अगर यहाँ देखते हैं तो क्या है कि लोकतंत्र का सीधा सा आशय है जनता का जनता के द्वारा शासन, जनता का जनता के द्वारा शासन। तो अब यहाँ देखेंगे मुख्य रूप से 2 तरह की लोकतंत्र देखने को मिलता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति विधि निर्माण में किसी प्रकार के निर्णय में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं। उसमें क्या होता है? परिप्रेक्ष्य होता है जिसे रेफरेंडम कहा जाता है, पहल होता है, इनिशिएटिव होता है, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को बुलाना आदि होता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। लेकिन एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें क्या होता है? जनता के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है और वह प्रतिनिधि जनता के लिए नियम कानून बनाता है तथा निर्णय में भागीदारी लेता है। इसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखने को मिलता है। अगला शब्द है आपका, अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का क्या अर्थ है? देखिए, जो राज्य प्रमुख होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 भागों में बांटा गया है राज्यों को, जो सामान्यतः राज्य हैं। एक राजशाही होते हैं और एक गणतंत्र होते हैं। ठीक है, तो अब गणतंत्र से तात्पर्य यहाँ क्या, रिपब्लिक का अर्थ क्या आ जाएगा? जैसे हमारे यहाँ क्या है, राजशाही नहीं है। राजशाही में क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनेगा, वही प्रमुख बना रहेगा। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है? जो राज्य प्रमुख होगा, वह राष्ट्र प्रमुख जो होगा वह जनता के द्वारा चुना हुआ रहेगा। तो जनता के द्वारा चुना हुआ जाता है, वह गणतंत्र या गणराज्य कहलाएगा। भारत का राष्ट्रपति जैसा होता है, परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई गई है, लेकिन ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो क्या होता है? ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत रूप से पद पर बैठा रहता है। रानी का बेटी जो है वही फिर रानी बनेगी, और जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आज रामनाथ कोविंद है तो कल कोई और होगा। तो यह व्यवस्था देखने को मिलती है।
अब ये हो गया आपका गणतंत्र। अगला आप देखते हैं जो तीसरा तत्व है संविधान में, उसको समझने की जरूरत है। तो तीसरे में क्या देखने को आ रहा है, संविधान का उद्देश्य देख लेते हैं। इसमें क्या है कि व्यक्तियों को 3 प्रकार के न्याय देने की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात की गई है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहाँ हम कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता की बात कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, इतने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और चीज़ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मानित जीवन जीने का हक है, ठीक है, और कोई भी अवसर अगर उपलब्ध है तो उसमें हर व्यक्ति की समान हिस्सेदारी, समान अवसर उसे मिलना चाहिए उसमें भागीदार बनने के लिए। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। इसमें क्या किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब क्या हुआ, उसे 1 जून 2 जून की रोटी मिलनी चाहिए, मकान मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो पीडीएस सिस्टम वगैरह आपका होता है, जो 2024 तक मोदी जी का प्लान है कि सबके पास घर होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की तरफ एक पहल है, उसे लोगों के लिए सामान्य बनाने की एक पहल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता शब्द मनोवैज्ञानिक है, मतलब लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा की जाए कि वह देश की एकता को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहें मन से, दिल से, ठीक है। और अखंडता का अर्थ ये हुआ कि भौगोलिक स्थिति से है कि किसी देश के किसी भी हिस्से का बंटवारा नहीं किया जा सकता। और बंधुता की अगर बात करते हैं तो ये जो है हमने देख लिया कौन कौन से तत्व प्रस्तावना में शामिल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो यहाँ आप देखिए, पहला अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, धार्मिक न्याय की। तो कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। वो कौन से 3 प्रकार हैं? सामाजिक की, आर्थिक की और राजनीतिक की। तो ये 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ई के साथ आप जाएंगे। क्यों जाएंगे? देखिए, बिहार पीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्यतः इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है अगर एक से अधिक विकल्प सही होते हैं तो ऑप्शन ई के साथ जाना होता है, और अगर एक भी नहीं सही होते तो भी ऑप्शन ई के साथ जाना होता है। तो यहाँ एक से अधिक विकल्प सही हैं तो ऑप्शन ई के साथ जाना सही है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से कथन किसका है? किसका कथन है ये आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या अल्लादी कृष्णा स्वामी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट सामान्यतः पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ ये पूछे जाते हैं कि हाँ किसका है, क्या है, तो स्टेटमेंट जरूर। पिछली आप अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा देखेंगे तो उसमें स्टेटमेंट 2-3 स्टेटमेंट दिए गए थे, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट और भी देख लेते हैं, जैसे कुछ स्टेटमेंट और भी हैं इससे संबंधित। जैसे एक जगह स्टेटमेंट ऐसा आपको भी देखने, संविधान की, हाँ वहाँ है के.एम. मुंशी का है स्टेटमेंट। उसमें कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को उन्होंने क्या कहा, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा उसको, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में एक और कहा जाता है, एक इसका स्टेटमेंट है, अननोन है, हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख भी हमें प्रस्तावना में ही देखने को मिलता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कथन कौन से इसमें सही हैं। तो कथन के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका है कथन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस है, मामले में प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनीय माना है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, बेरूबारी संघ
1960 में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको कोड के द्वारा उत्तर चयन करना है, केवल ए, केवल दो, एक या दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे विकल्प एक सही है, केवल विकल्प एक सही, यानी कि केवल ऑप्शन ए सही है आपका यहाँ पे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था। ये दोनों केस क्या थे? दोनों केस बने थे। आपको प्रस्तावना जो केशवानंद भारती बनाम में है, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। जबकि बेरूबारी संघ केस में क्या कहा गया था? संशोधनीय है, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। संशोधनीय नहीं है बोला गया था। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता कितने तरह की थी वहां पे हमने देखा था। विचार की स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, विश्वास की स्वतंत्रता थी, धर्म की स्वतंत्रता थी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है? ऑप्शन डी जो है, इस प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा हमारे प्रस्तावना में नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो जन्म कुंडली किसने बोला था? इस प्रश्न का, जैसे कि हम पहले ही बता चुके आपको कि ऐसे चीजें जरूर, इस तरह के स्टेटमेंट जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय संविधान को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। तो ऑप्शन आपका डी सही है, के.एम. मुंशी जी ने ये कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में वर्णित अधिनियमित आत्मार्पित का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है इसमें से आपको बताना। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग में हमने प्रस्तावना पूरा पढ़ना तो उससे मैं बताए थे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, यही क्रम इसका सही है। प्रस्तावना में वर्णित 3 प्रकार के न्याय को किस देश से लिया गया है? तो जो न्याय वाली व्यवस्था है ये किस देश से लिया गया था? हमारे यहाँ देखिए, जैसे हर एक चीज़ को हमारे यहाँ अलग अलग देशों से लिया गया था। तो जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय का अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे क्या है, न्याय को किस देश से लिया गया है? तो न्याय की जब हम बात करते हैं तो इसे 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी वहाँ से लिया गया है। जापान से नहीं लिया गया है। हमें जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। यूएसए से फंडामेंटल राइट वगैरह लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में किस अनुच्छेद से संविधान में समता स्थापित करने की या समता से संबंधित प्रश्न है? कौन सा है? देखिए, पहले तो समता क्या है ये समझ लीजिए। समता संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य क्या है? समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। इसका ये समता का अर्थ है। 3 प्रकार के आयाम है इसके, सामाजिक समानताएं, राजनीतिक और आर्थिक। इसमें आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18 ये क्या करते हैं? ये आपके समता की स्थापना में मदद करते हैं। तो अनुच्छेद इसमें क्या है, सारे कहीं न कहीं, जैसे आपका 15 हो गया, क्या कहता है? लिंग, धर्म, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 क्या कहता है? अवसर, जो अवसर की समानता होनी चाहिए किसी भी प्रकार के नियोजन में। 15 में उल्लिखित जो है विभिन्नताओं के आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए। 17 क्या करता है? आपका स्पृश्यता का उन्मूलन करने की चर्चा करता है कि छुआछूत वगैरह संबंधित। 18 क्या करता है? कि उपाधियों का अंत करता है, कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सभी समान हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? समाज में समता स्थापित करने में मदद करती हैं। भारतीय अच्छा हाँ, इसमें मैं 14 भूल गया।
आप लोग कमेंट करके बताइए 14 में क्या कहा गया है। 15, 16, 17, 18 मैंने बता दिया, 14 में क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यहाँ पर आपको बताना है सही। देखिए यहाँ एक और ऑप्शन आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे सामान्यतः देखने में आता है, जैसे प्रश्न में अगर अनुच्छेद 32 है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन अगर अनुच्छेद 32 नहीं है वहाँ पे और उद्देशिका है तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और मूल अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान का दर्शन है। इन दोनों में संविधान का दर्शन दिखता है। उद्देशिका भी संविधान का दर्शन ही दिखलाती है। और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32। तो यहाँ पर इसके दो विकल्प सही हो सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ उद्देशिका भी हो सकती है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी हो सकता है। तो ये प्रश्न अगर होता सामान्यतः परीक्षा में तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इसके एक उत्तर हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ मत होने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारी वीडियो प्रस्तावना पे थी। प्रस्तावना संबंधी लगभग हर जो है सेगमेंट को हमने यहाँ छूने की कोशिश की है कि हर पहलू को यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी मिल सके। और अगर आपको इससे, जैसे ये वीडियो तो केवल अभी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से हाल फिलहाल में जो है उनके लिए बनाई जा रही है, डिटेल में हम बनाने की कोशिश करेंगे जब अगली वीडियो हम लाएंगे इस पर। अभी केवल हम जो छोटे मोटे एग्जाम होने वाले होते हैं, जो स्टेट PCS तक होते हैं, उन सब के लिए जो भी आवश्यक है वो यहाँ पे चर्चा कर दी गई है। इससे बाहर शायद ही पूछा जाएगा प्रश्न आपका, अगर प्रस्तावना पे बनता है तो। यहाँ एक स्टेटमेंट मैं अंतिम खत्म करते करते बोलना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने एक भाषण में कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट जरूर याद रखना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।